हेलो क्लास 12th। हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हाँ, ये एक वन शॉट लेक्चर है, मतलब एक ही क्लास में हम पूरा चैप्टर मास्टर कर लेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो चलो नोटबुक और पेन निकाल लो, पूरा फोकस यहाँ एंड लेट्स बिगिन। अच्छा, चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने सोचा है कभी कि आपका वो छोटा सा फोन चार्जर घंटों तक आराम से चलता रहता है, लेकिन आसमान में जो इतनी पावरफुल बिजली कड़कती है, लाइटनिंग, वो बस 1 सेकंड में गायब हो जाती है? ऐसा क्यों? पता है इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर है स्टेडी करंट और अनस्टेडी करंट के डिफरेंस में। और यही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बिल्कुल कोर है, जिसको समझना आपके एग्जाम्स के लिए इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखो बच्चों, फिजिक्स में स्पेशली कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप सबसे मुश्किल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। हम अपनी बिल्डिंग को बिल्कुल जीरो से एक एक ब्रिक लगाकर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट है क्या? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट। लेकिन जब वही चार्जेस मोशन में आ जाते हैं तो वो बनाते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल वर्ड्स में इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, मतलब किसी एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम में कितना टोटल चार्ज आगे बढ़ा। अगर करंट स्टेडी है तो आसान सा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q/T, और इसकी SI यूनिट आई एम श्योर आप सबको पता है, होती है एम्पियर, जिसे हम A से लिखते हैं। ओके, अब ये जो एनालॉजी है ना, ये इस पूरे चैप्टर के लिए आपका सीक्रेट वेपन है। इसको दिमाग में फिट कर लो। सोचो, एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिल्कुल एक पानी के पाइप जैसा है। जो पानी बह रहा है वो है करंट I, जिस प्रेशर से पानी आ रहा है वो है वोल्टेज V, और अगर पाइप कहीं से पतला हो जाए, जो फ्लो को रोकता है, बस वही है रेजिस्टेंस R। सिंपल है ना? इस एनालॉजी को हमेशा याद रखना, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के हीरो पर, ओम्स लॉ। J.S. ओम ने एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वोल्टेज V, वो उसमें से फ्लो हो रहे करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, राइट? यहाँ वो कांस्टेंट है R, यानी रेजिस्टेंस। और इससे हमें मिलता है इस चैप्टर का गोल्डन फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसका सिंबल है ये ओमेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रेजिस्टेंस R किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कंडक्टर के डायमेंशंस पर। सबसे पहले, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L। सिंपल है, जितनी लंबी वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया A, मतलब जितनी मोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू ρL/A। यहाँ ये जो सिंबल है रो, जिसे रो कहते हैं, ये है रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। कॉपर के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग। हमने फॉर्मूला तो देख लिया, R इक्वल्स PL/A, पर कभी सोचा है ये रेजिस्टेंस आता कहाँ से है? ऐसा क्या हो रहा है कंडक्टर के अंदर जो करंट के फ्लो को तकलीफ दे रहा है? चलो अब लेंस लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स जूम इन एंड सी द रियल स्टोरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखो, एक कंडक्टर के अंदर ना लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉर्मली वो इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं, जैसे ब्रेक में स्टूडेंट्स घूमते हैं। उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो उन पर एक फोर्स लगती है। पर वो सुपरफास्ट स्पीड से नहीं भागते। क्यों? क्योंकि वो बार बार पॉजिटिव आयन से टकराते रहते हैं। जिस इमेजिन आप एक बहुत भीड़ वाले बाजार से निकल रहे हो। आप सीधा नहीं दौड़ सकते, आप लोगों से टकराते हुए, धक्के खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। बस इलेक्ट्रॉन्स की वही स्लो स्टेडी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी VD। नाउ लेट्स कनेक्ट आवर करंट I विद दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सो पे क्लोज अटेंशन। स्टेप 1, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाया, जिसने हर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स F इज इक्वल टू EE लगाई। स्टेप 2, हर दो टक्कर के बीच में वो एक्सेलरेट होता है। स्टेप 3, लेकिन वो बार बार फिक्स्ड पॉजिटिव आयन से टकराता है। यही कोलिजन्स, यही टक्कर रेजिस्टेंस का मेन कारण है। स्टेप 4, दो लगातार टक्करों के बीच का जो एवरेज टाइम होता है, उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या टाओ। स्टेप 5, इन सब के चक्कर में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर पाता,
बल्कि एक कांस्टेंट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, जिसका फॉर्मूला है Vd = EE/m टाउ। स्टेप 6, फाइनली जब हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो हमें मिलता है ये ब्यूटीफुल सा रिलेशन I = NeAVD। यहाँ N है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A एरिया और Vd हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे डायरेक्ट सॉल्व होते हैं। ओके, सो अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस आखिर में इन्हीं कोलिजन्स की वजह से होता है। चलो अब देखते हैं कि और कौन-कौन से फैक्टर्स इसको बदल सकते हैं। ये टॉपिक MCQs के लिए आई एम टेलिंग यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ओम्स लॉ पढ़ा, V = IR, लेकिन क्या ये हमेशा हर मटेरियल के लिए वैलिड है? द आंसर इज अ बिग नो। और यही एग्जाम्स में कॉमन ट्रैप होता है। जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे मेटल्स, उन्हें हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स। उनका VI ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जो मटेरियल्स इस लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स, उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक। उनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि नॉन लीनियर या कर्व्ड होता है। इस बात को याद रखना। अच्छा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेटल्स के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आयन ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, टक्कर बढ़ जाती है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपल। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में है उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर और ज़्यादा चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। और एलॉयज जैसे कि निक्रोम, इन पर टेम्परेचर का असर बहुत कम होता है, इसलिए इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन से एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। हमारे बल्ब का गर्म होना, हीटर का चलना, सब इसी वजह से है। और इसी एनर्जी डिसिपेशन के रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इसके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में यूज होते हैं। P = IV, P = I²R और P = V²/R। अब इसका एक प्रैक्टिकल यूज सोचो। पावर स्टेशन से हमारे घर तक जो बिजली आती है, उसको बहुत हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पावर लॉस होता है तारों में, वो होता है I²R। अगर हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो करंट कम हो जाएगा और पावर लॉस बहुत ही कम हो जाएगा। स्मार्ट, राइट? चलो बच्चों, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। नाउ इट्स टाइम टू बिकम सर्किट सॉल्विंग मास्टर्स। अब हम वो टूल सीखेंगे जिनको यूज करके आप जेई या नीट के सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। इन्हें रूल्स मत समझो, ये आपके पावर टूल्स हैं। सबसे पहला टूल है सेल को अच्छे से समझना। देखो, सेल के पास होती है EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम एप्सिलॉन से लिखते हैं। ये सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब उसे कोई करंट नहीं ले रहे। लेकिन सेल के अंदर जो केमिकल होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट, वो भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा r। तो जब हम सेल से करंट निकालते हैं तो इस R के कारण थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और जो वोल्टेज हमें फाइनली मिलता है उसे कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, V। और इसका रिलेशन है V = ε- IR। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। और अब आते हैं सबसे पावरफुल लॉज पर, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ्स रूल्स। जहां सीरीज पैरेलल काम नहीं करता, वहां ये काम आते हैं। फर्स्ट है जंक्शन रूल। सिंपल है, किसी भी जंक्शन पर जितना करंट अंदर आ रहा है, उतना ही करंट बाहर जाएगा। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। चार्ज कहीं गायब नहीं हो सकता। सेकंड है लूप रूल। ये कहता है कि किसी भी बंद लूप में अगर आप पूरा चक्कर लगाते हो तो टोटल पोटेंशियल चेंज 0 होगा। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इन 2 रूल्स से आप कोई भी डीसी सर्किट सॉल्व कर सकते हो। और अब एक बहुत ही स्पेशल सर्किट अरेंजमेंट है, द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें 4 रेजिस्टर्स लगे होते हैं, एक क्वाड्रिलैटरल की फॉर्म में। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी बैलेंस्ड कंडीशन। अगर बीच वाली ब्रांच में से कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब IG = 0, तो हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है। और इस कंडीशन में रेजिस्टेंसेस का रेशियो बराबर होता है, R2/R1 = R4/R3। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, जो आप लैब्स में यूज करते हो अननोन रेजिस्टेंस निकालने की। ओके बच्चों, ध्यान से सुनो, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब एग्जाम से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड हो जाए। चलो जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। यह रहे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सब एक जगह। ओम्स लॉ, V = IR, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R = ρL/A, करंट ड्रिफ्ट रिलेशन I = NeAVD, पार के फॉर्मूलाज, टर्मिनल वोल्टेज V = ε- IR, सेल्स इन सीरीज ऑफ पैरेलल, और हाँ,
व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। मेरी सलाह है इन सब की एक फॉर्मूला शीट बनाओ और रोज सुबह देखो। यही आपके हथियार हैं एग्जाम के लिए। आओ अब उन गलतियों की बात करते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स गवा देते हैं। पहला, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज को कंफ्यूज मत करना। दूसरा, किरचॉफ्स लूप रूल में साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना। तीसरा, ये मत मान लेना कि ओम्स लॉ सबके लिए वैलिड है। नॉन ओमिक डिवाइसेस को याद रखना। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन, करंट स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलता, इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है। इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत धीरे ड्रिफ्ट करते हैं। और आखिर में, ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस हमेशा टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। सेमीकंडक्टर्स को मत भूलना। इन गलतियों से बचोगे तो स्कोर अपने आप ऊपर जाएगा। तो बच्चों, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सीखना सिर्फ आधा काम है। असली मास्टरी तो प्रैक्टिस से ही आती है और कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस कोट को हमेशा याद रखना, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। ये उन छोटे छोटे एफर्ट्स का टोटल है जो आप रोज करते हो। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करना, और एक दिन आपको लगेगा कि आप कितना आगे आ गए हो। बस फोकस्ड रहो, पॉजिटिव रहो और मेहनत करते रहो। यू ऑल आर गोइंग टू डू ग्रेट। और इसी के साथ हम इस मास्टर क्लास के एंड पर आ गए हैं। आई रियली होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।